सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर पार्ट 6, जिसमें हम 20 मल्टीपल चॉइस को हल करेंगे जो आपको OMR शीट पर फिल करने हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपको परीक्षा में इसमें 20 में 20 मार्क लाने हैं तो बिना स्किप किए हुए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आज का सुविचार, शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं जिससे वह अपने जीवन में सफल होते हैं इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सा कथन सत्य है, यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हिंदी शब्द सागर का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन शुक्ल युग में हुआ। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन इनमें असत्य है और 1 कथन सत्य है। तो हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया, यह भी असत्य है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन शुक्ल युग में नहीं हुआ, यह भी असत्य है। और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है, ये हमारा सत्य कथन है। और अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की, ये भी असत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है। अष्टछाप की स्थापना किसने की, अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और ये किस युग की पत्रिका है, ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। कौन सी युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, तो पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी शास्त्री हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो पुरस्कार कहानी किसकी है, पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शुक्ल युग का लेखक नहीं है, कौन शुक्ल युग का लेखक नहीं है। 3 हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं और 1 शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो कौन नहीं है, अंबिका दत्त व्यास नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, बाबू गुलाब राय नहीं है, प्रेमचंद नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी, बाबू गुलाब राय और प्रेमचंद तीनों शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन से युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, अंबिका दत्त व्यास शुक्ल युग के लेखक नहीं है, बल्कि ये कौन से युग के लेखक हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। ये कौन से युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ की बात निबंध के लेखक हैं। जड़ की बात निबंध के लेखक हैं। जड़ की बात किसका निबंध है, राजेंद्र यादव का है, भगवती चरण वर्मा का है, जैनेन्द्र कुमार का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो जड़ की बात निबंध किसका है, जड़ की बात निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। 3 हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायक दिए गए हैं, 1 इनमें से कौन सा नहीं है। मुंशी सदासुख लाल नहीं है, विट्ठल नाथ नहीं है, पंडित लल्लू लाल नहीं है या सदल मिश्र नहीं है। तो मुंशी सदासुख लाल, पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र तीनों हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायक माने जाते हैं। तीनों प्रारंभिक गद्य के उन्नायक माने जाते हैं। एक और थे जिनका नाम था मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विट्ठल नाथ प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव शतक किसकी रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है या जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो उद्धव शतक किसकी रचना है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन रीतिकाल के लेखक नहीं है? कौन रीतिकाल के लेखक नहीं है? तो केशवदास नहीं है, बिहारी नहीं है या चिंतामणि नहीं है। रीतिकाल के लेखक कौन नहीं है? केशवदास भी रीतिकाल के लेखक हैं, बिहारी भी रीतिकाल के लेखक हैं और चिंतामणि भी रीतिकाल के लेखक हैं। ये तीनों रीतिकाल के लेखक हैं, तीनों रीतिकाल के लेखक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं? कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं? कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, महर्षि क्षणगुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? ये है अज्ञेय की रचना। किसकी रचना है? अज्ञेय की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था इन्हें। इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, सुमित्रानंदन पंत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, महर्षि क्षणगुप्त की है। तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखवे काज में कौन सा अलंकार होगा? मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखवे काज में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा? तो मानव विदितन अच्छ में कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा उत्प्रेक्ष। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। लेकिन एक साधारण सी ट्रिक है जिससे आपको क्या है, केवल पहचानना है। तो कौन कौन से, जब जहाँ हम देख लें कि जहाँ मानव, मानो, जानो और जनु आदि शब्द मिले तो वहाँ एकदम आंख बंद करके लगा देना है आपको। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। यदि आपको डेफिनेशन नहीं याद है तो बहुत सरल ट्रिक है, जिसमें मानो, मनऊ, जानो, जनऊ आदि शब्द देखें तो एकदम कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और अगर जहाँ कौन से शब्द होते हैं, जहाँ सा, सी, सम और सरिस आदि शब्द मिले तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर शयन में छंद होगा। कौन सा छंद होगा? नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ में कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा, रोला छंद होगा, दोहा होगा या चौपाई होगा? तो इसमें कौन सा छंद होगा नील सरोरु श्याम तरुण में? इसमें छंद होगा हमारा सोरठा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके लिए हम मात्राएं लगाकर देख सकते हैं, यानी इसमें पहले और प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो हमारा यहाँ श्याम पर यहाँ यति लगेगी, यहाँ हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है। तो नील में कौन, देखो नील, गुरु, लघु 3 मात्राएं हो गई, 1 4 और यहाँ 5 6 7 तो 11 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले में चरण में और उसमें पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। वहाँ कौन सा अलंकार, वहाँ कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय वस्तु के विनाश के कारण उत्पन्न होने वाली व्याकुलता से कौन से रस की उत्पत्ति होती है?
यानी प्रिय वस्तु के विनाश के कारण उत्पन्न होने वाली वस्तु व्याकुलता से कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, वात्सल रस की उत्पत्ति होती है, या श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, या श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ प्रिय वस्तु के विनाश का हो तो वहाँ कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस की। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। और अगर विनाश की जगह यहाँ क्या कौन सा शब्द होता? अगर होता प्रिय वस्तु के वियोग के कारण कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ होता हमारा श्रृंगार रस। कौन सा होता? श्रृंगार रस। और श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो उसमें वहाँ अगर इसकी जगह विनाश की जगह क्या होता? वियोग। यानी वियोग में किसी से बिछुड़ना होता है, उसके बाद पुनः मिलन की संभावना रहती है। लेकिन विनाश के बाद क्या होता है? वस्तु पुनः बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वहाँ पुनः मिलन की संभावना नहीं होती, इसलिए वहाँ कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सी उपसर्ग लगी हुई है? अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन का प्रयोग हुआ है, अनु का हुआ है, या आ का हुआ है। तो अनुवाद में कौन सी उपसर्ग है? अनुवाद में अनु उपसर्ग। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनु प्लस वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा में नहीं है, लावा में नहीं है, चढ़ावा में नहीं है, या भुलावा में नहीं है। तो दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, इन तीनों में आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे इसका कहेंगे देख प्लस आवा, इसका होगा चढ़ प्लस आवा, और इसमें होगा भूल प्लस आवा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लावा में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार होगा, प्रति प्लस अपकार होगा, प्रतु प्लस उपकार होगा, या प्रतु प्लस उपकार होगा। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। हाई स्कूल के सिलेबस में यण और वृद्धि संधि दी गई है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वृद्धि संधि का चयन कीजिए। निम्न में वृद्धि संधि का चयन कीजिए। तो वृद्धि संधि कौन कौन किस शब्द में है? परोपकार में है, मनोविकार में है, महौषधि में है, या नरेश में है। तो पहले तो हम इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद कैसे होगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। और मनोविकार का होता है मनः प्लस विकार। और महौषधि का होगा महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। और नरेश का होता है नर प्लस ईस। तो वृद्धि संधि कौन से में हुई? वृद्धि संधि हुई हमारे सी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महौषधि में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या बहुव्रीहि समास होगा। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर में समास होगा बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। लंबा है जिसका उधर, तो लंबा उदर किसका है? लंबा है जिसका उदर। उदर किसे कहते हैं? पेट के लिए। तो किसका पेट लंबा है? अर्थात गणेश जी। अर्थात गणेश जी, यानी तीसरा अर्थ जहाँ निकलता है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लंग लकार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लंग लकार। हस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष रूप एक वचन रूप होगा। तो क्या होगा? अहसत होगा, अहस्ताम होगा, अहसा होगा, या अहस्तम होगा। तो हस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या रूप बनता है? अहसा। क्या बनता है? अहसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मति शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा। मति शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा। मति होगा, मत्या होगा, मतिम होगा, या मतिसु होगा।
तो मति शब्द का सप्तमी बहुवचन का जो रूप बनता है वो क्या बनता है, मतिसु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप ध्यान रखें, जहां आप सु शब्द कहीं में छोटा सा भी होता है लेकिन अधिकांशतः षटकोण वाले सा पर उ की मात्रा लगे तो आप एकदम आंख बंद करके लगा दीजिए। मतिसु है, बालकेसु है, रामेसु है, तो कौन सा होगा, ये कौन सा रूप होगा, सप्तमी बहुवचन का रूप बनेगा। जहाँ सु शब्द होगा लास्ट में वहाँ कौन सा रूप होगा, सप्तमी बहुवचन का होगा। और जिसमें अंत में नाम या नाम होता है, जैसे बाल का नाम, रामा नाम, तो नाम या राम होता है वो कौन सी में होता है, षष्ठी बहुवचन में। किस में होता है, षष्ठी बहुवचन में। यानी हम पूरे के पूरे रूप नहीं याद कर पाते हैं तो हम क्या कुछ ट्रिक से कर लेते हैं। तो जहाँ नाम शब्द या राम शब्द लास्ट में होगा उसमें होगा षष्ठी बहुवचन, और जहाँ सु शब्द लास्ट में लगा हुआ अक्षर लगा होगा लास्ट में तो वहाँ होगा सप्तमी बहुवचन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, सुधांशु नहीं होगा, निशाकर नहीं होगा, राकापति नहीं होगा या निशाचर नहीं होगा। तो सुधांशु, निशाकर और राकापति तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यानी सुधांशु, निशाकर और राकापति तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और निशाचर किसका पर्यायवाची है, निशाचर है राक्षस का पर्यायवाची। निशाचर किसका पर्यायवाची है, राक्षस का पर्यायवाची। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको ध्यान से करना है, निशाकर और निशाचर में थोड़ा सा ही केवल एक अक्षर का डिफरेंस है, इसको ध्यान से करना है। तो ठीक है, इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। यदि आपका वीडियो हमारा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।